हाल ही में किसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और ये जो तीनों कानून बनाए हैं उसको चैलेंज किया है। ये एक उसका परिणाम। दूसरा परिणाम, जब कानून गलत तरीके से पास होते हैं तो कई कानून की प्रक्रिया को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो उससे कोर्ट के ऊपर भी ऐसे मामलों का बोझ बढ़ेगा। ड्राइवर अपने देश में कितने एजुकेटेड है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने उनके पास करप्शन माइनस ड्राइविंग लाइसेंस है। ये सारा मामला इसमें आता है, लेकिन इसी में सरकार की कोई ध्यान नहीं है और इसलिए सरकार ये एक प्रावधान अभी सामने आया। पता नहीं ऐसे कितने प्रावधान होंगे जो भारतीय दंड संहिता में भविष्य में सामने आ सकते हैं और जिसका कड़ा विरोध हो सकता है। ये जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है उसके नाम पर करने के लिए कई चीजों के एक पुनर्निर्माण, पुनर्लिखन, इस तरह की परंपरा को बीजेपी बरकरार रखते हुए इन तीनों कानून में बदल लेके आई है। इंडियन पिनल कोड और अब भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर, क्या ये वाकई ऐसा होने वाला है? जनता को अब दंड की जगह न्याय मिलने वाली है। वर्तमान की मोदी सरकार हाल ही में भारतीय न्याय संहिता सबके सामने लाने वाली है। कुछ दिन पहले ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हुई। उन्होंने अपना एक कानून जो है जिसमें एक्सीडेंट की वजह से 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक की जुर्माना की बात की गई थी। उस पर सरकार बैकफुट पर आ गई और ऐसे कितने कानून हैं जिन पर सरकार और जनता के बीच रोष हो सकता है। इस तमाम चीजों को जानने के लिए हम आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुरेश माने के साथ। संविधानविद हैं, अधिवक्ता रहे हैं और इनसे पूरी तफसील से जानेंगे कि आखिर इस भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता में कितना अंतर है। डॉक्टर माने साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। सर जी, क्या बदला है इन सब चीजों में? हमारी बात ऐसी है कि हाल ही में जो केंद्र की बीजेपी सरकार है उन्होंने पूर्व घोषित निर्णय के अनुसार कि वर्तमान स्थिति में जो भारत में लागू है, अपने देश में जो लागू है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मामले में, न्यायदान के सिस्टम के मामले में 3 बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। एक है इंडियन पिनल कोड, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये तीनों कानून हैं वो अंग्रेज के समय में बने हैं। हाल ही में ये भी बात हमको भूलनी नहीं चाहिए कि इसमें कई राज्यों ने अपने राज्य के सुविधा के मुताबिक कोई चेंजेस लाए हैं, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर होती है और इसलिए कई राज्यों द्वारा उसमें कुछ खास बदलाव करके उनके राज्य के लिए प्रावधान लागू किए हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान में रख ले कि ये तीनों कानून जो है बने वो अंग्रेजों के समय, खास करके इंडियन पिनल कोड ये 1860 में बना जी। और ये फिर 1862 में पूरे देश में लागू हुआ। तो ये एक बड़ी क्रांति थी। मैं क्रांति शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसके पहले यहाँ समाज व्यवस्था के द्वारा जो तय किए गए मनुस्मृति जैसे कोड थे या ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कानून थे, उनके तहत शिक्षा दिलाई जाती थी।
जब अंग्रेजों का आगमन अपने देश में हुआ तो कई सारे चीजों का बदलाव करने के लिए मानवीयता के नजर से, कानून की नजर से और कानून का राज होना चाहिए इस भावना से ब्रिटिशों ने कई सारे सुधार किए। सिर्फ सुधार नहीं किए तो इसका एक यूनिफिकेशन किया, एकत्रीकरण किया, एक कानून बनाया। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि इंडियन पिनल कोड के पहले जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो कानून थे, जैसे मनुस्मृति वगैरह, उनके द्वारा दो दंड के प्रावधान थे, उसको समाप्त करने का काम अंग्रेजों द्वारा इंडियन पिनल कोड लाने के बाद हुआ। बिल्कुल। और इसलिए एक बहुत बड़ी एक क्रांति थी भारत में। कई सारे अंग्रेजों ने कानून बनाए उस वक्त, चाहे वो लेबर फील्ड के हो, एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट हो, कास्ट एबॉलिशन के एक्ट हो। तो सुधार के दिशा में अंग्रेजों के समय में एक बहुत बड़ी पहल हुई थी। उसके लिए भारत में जो उस समय के 20वीं सदी में जो सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन हो रहे थे, उन आंदोलनों का भी एक प्रेशर था। चाहे महात्मा फुले जी हो, शाहू जी महाराज हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, श्री नारायण गुरु हो, पेरियार जी हो, या अन्य सारे समाज सुधारक के जो पूरे देश भर के कोने कोने में जो आंदोलन थे, उनका भी एक प्रभाव था। और एक बार्बरिक समाज को, एक अनियंत्रित समाज को नियंत्रित समाज बनाकर एक मानवीयता की व्यवस्था बनाने के लिए अंग्रेजों ने ये सारे सुधार किए थे, जिसमें ये 3 प्रमुख कानून थे, जिसका मुख्य उद्देश्य यह भी था कि भारत में या अपने देश में एक न्याय प्रणाली को, एक संहिता को कायम प्रस्तापित करे। ये अंग्रेजों का मूलभूत मकसद रहा। अब इसमें एक बात आपको मैं ध्यान में बता दूं कि ये जब इंडियन पिनल कोड आया था तो कई लोगों को, आज जो सुनने वाले उनको मालूम नहीं होगा कि कैसे कानून व्यवस्था थी। जी। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण था कि तब बंगाल में जो चांडाल नाम की सबसे नीची जाति है, जिसको आज नमो जी। शूद्राम कहते हैं, वो एक चांडाल व्यक्ति के ऊपर वहां के एक सवर्ण ने बकरी चोरी का आरोप किया था। बकरी चोरी का आरोप किया था और उसमें उसको गिरफ्तार किया गया। जब मामला हुआ, अदालत में चला, तो वो नवीन डोम नाम का चांडाल उस फैसले से रिहा हो गया, मतलब छूट गया। उसके ऊपर बिल्कुल। कोई आरोप बकरी चोरी का साबित नहीं हुआ। लेकिन वो थोड़ा अक्ल वाला था, तो उसने क्या किया, छूटने के बाद यही इंडियन पिनल कोड का इस्तेमाल करके जिसने इसके ऊपर जो मुकदमा दायर किया था, उसके ऊपर डिफेमेशन की केस डाली कि इसने झूठा मुकदमा करके मुझे फंसाया, हाँ, और इसलिए मेरी बदनामी की। इस तरह का इसने, ये चांडाल जाति के आदमी ने, नवीन डोम ने, ये दूसरा डिफेमेशन का मुकाबला किया। अब हालात उस वक्त के ऐसे थे कि जब ये मुकदमा निचली कोर्ट में बंगाल में चला, तो बंगाल कोर्ट ने जजमेंट दिया। निर्णय क्या दिया मालूम है? बहुत जी। अचंभित करने वाला निर्णय है। उसने निर्णय ये दिया कि ये मामला डिफेमेशन का है, बेआबरू का है, हाँ, बेइज्जत का है। और किसने बिल्कुल। किया है? तो निचली जाति के आदमी ने सवर्ण जाति के ऊपर किया है। इसलिए ये मामला टिक नहीं सकता, अदालत में टिक नहीं सकता। और उसने कारण क्या दिया? कारण ये दिया कि जिसने ये मुकदमा किया है वो निचली जाति का है, और निचले जाति के लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, और इसलिए उनके इज्जत को बेइज्जत होने का कोई सवाल नहीं है।
इसलिए डिफॉर्मेशन का मामला ही नहीं बनता है। आया समझ में आपके? बिल्कुल जब बिल्कुल। ये फैसला दिया तो उस फैसले के खिलाफ आक्रोश जब हुआ तो उस वक्त वो कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंचा और फिर जो ब्रिटिश जमाने का कलकत्ता हाईकोर्ट था उसने जी उस फैसले को खारिज किया क्योंकि वो जजेस अंग्रेजी जजेस थे। पहला जी फैसले देने वाले इंडियन जजेस थे और दूसरा खारिज करने वाला जो फैसला दिया वो अंग्रेज थे। तो अंग्रेज कानून की अहमियत को समझते थे, इसीलिए भारत में कानून के सामने सभी समान ये सूत्र अगर किसी ने प्रस्तापित किया तो अंग्रेजों ने किया। नहीं तो जी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मुताबिक सवर्णों के कानून अलग, सजा अलग, शूद्रों का कानून अलग, सजा अलग। इस तरह के भेदभाव को समाप्त करके एक सूत्र में न्याय प्रणाली को लाने का ऐतिहासिक काम अंग्रेजों ने किया। अब बिल्कुल। हालत क्या है? अब ये जो केंद्र की बीजेपी मोदी सरकार है, अमित शाह मोदी सरकार है, इन्होंने लॉजिक क्या दिया है? लॉजिक ये दिया है कि ये ब्रिटिशों के जमाने के कानून है, तो ये कॉलोनियल पीरियड के हैं, इसलिए गुलामियत की मानसिकता इसमें झलकती है, स्लेवरी मेंटालिटी नजर आती है, कॉलोनियलिज्म मतलब वसाहतवाद हमें नजर आता है और इस वसाहतवाद से हमें मुक्ति चाहिए। अब ये मुक्ति चाहिए इसलिए ये तीनों कानून हम बना रहे हैं, ये एक लॉजिक दिया। अब इसके पहले ये जो प्राइम मिनिस्टर के आर्थिक सलाहकार है जो मिस्टर ब्रायन है ना, उन्होंने भी आशीष जो देवराय। भारतीय संविधान हाँ आशीष देवराय। नहीं नहीं आशीष देवराय हाँ यस, उन्होंने भी जब भारतीय संविधान के ऊपर चोट की, ये मुझे लगता है 15 अगस्त के पहले, जी जी जी, तो 15 अगस्त के दिन उसमें ही भी ये उन्होंने प्रकाशित हुई थी। हाँ ये मिड डे प्रिंट में आया था, प्रिंट अखबार बिल्कुल। में वो आर्टिकल आया था देवाशीष राय का बराबर। उसमें वही चोट करते हुए लॉजिक उन्होंने यही दिया था कि भारतीय संविधान का रूट है, जड़े है, वो अंग्रेजी पीरियड में है और वही वसाहतवाद का, कॉलोनियल पीरियड का, स्लेवरी मेंटालिटी का सिंबल है और इसलिए हमने उसको डिमोलिश करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। यही लॉजिक अमित शाह जी ने ये कानून पार्लियामेंट के पटल पर रखते हुए यही लॉजिक दिया और इस लॉजिक के तहत इन्होंने ये कानून में बदलाव लाए हैं। अब इसमें और एक मैं मुद्दा क्लियर करता हूं, जैसे भारतीय संविधान में संविधान समय समय पर बदलाव हुए हैं, वैसे इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें भी समय समय पर बदलाव हुए हैं, उसमें भी कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद ये जो कदम उठाया है इसके पीछे कोई ना कोई वजह है कि ये इतिहास को दोबारा लिखना चाहते हैं, अपने नाम पे करना चाहते हैं और इसलिए पुराने निशान मिटाकर ये जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है उसके नाम पर करने के लिए कई चीजों के एक पुनर्निर्माण, पुनर्लिखन, इस तरह की परंपरा को बीजेपी बरकरार रखते हुए इन तीनों कानून में बदल लेके आई है। अब अभी तो ये कानून लागू नहीं हुए हैं, इस बात को हम समझे बिल्कुल। अच्छी तरह से, क्योंकि उसको लागू करने के लिए एक नोटिफिकेशन निकलना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, फिर उसके लिए कुछ समय दिया जाता है, उस समय में एक उचित व्यवस्था करनी पड़ती है और उस उचित व्यवस्था के बाद ये कानून लागू होते हैं। तो अभी तक तो ये लागू नहीं हुए हैं, इस बात को हमने समझना चाहिए। लेकिन उसमें जो कुछ प्रावधान है, जैसे अभी एक प्रावधान सामने आया और वो है ये जो ट्रक ड्राइवरों का जो हड़ताल हुई
या अभी जो वर्तमान में देश भर में उसके रिएक्शन देखने को मिले बिल्कुल। कि वो एक प्रोविजन था कि अगर एक्सीडेंट के समय में कोई ड्राइवर या गाड़ी चालक, ड्राइवर मतलब जरूरी नहीं ट्रक ड्राइवर ही हो, वो कार ड्राइवर भी हो बिल्कुल, सकता है। आप जैसे बिल्कुल, मैं बिल्कुल। जैसा भी ड्राइवर हो सकता है, जरूरी नहीं कि कार या ट्रक ड्राइवर ही हो। तो बिल्कुल। उनके लिए सजा कम थी, उनके लिए 2 साल की सजा थी सिर्फ। अभी इन्होंने 2 साल से 10 साल, कितनी 8 साल बढ़ाया। अब देश में एक्सीडेंट हो रहे, ये बात सही है, एक्सीडेंट का रेशियो बढ़ा है, ये भी बात सही है, लेकिन इसके लिए सिर्फ कानून की सजा बढ़ाने से ये मामला नहीं हल होगा। रोड सेफ्टी के मामले में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो बिल्कुल पूरी फेल है। इसमें जो बिल्कुल। गडकरी का मंत्रालय होता है, नेशनल हाईवेज डिपार्टमेंट होता है, वो पूरा फेल है। नेशनल सेफ्टी के मामले में कोई काम इंडिया में नहीं हुआ है। ठीक है, आपने बड़े-बड़े हाईवे बनाए, रोड बनाए, 4 लेन, 8 लेन, 6 लेन, रफ्तार बढ़ी, लेकिन जो नेशनल सेफ्टी के जो पैरामीटर तय है, नॉर्म्स होते हैं। जो हाँ, जो नॉर्म्स तय है, वो ग्लोबल लेवल के नहीं है। दुनिया के मुकाबले में हमारे देश में बिल्कुल नहीं है। तो इसमें भारत सरकार काम करने की बजाय सिर्फ सजा बढ़ाने के ऊपर जोर दे रहा है। तो सजा बढ़ाने से एक तो पूरी ड्राइवर कम्युनिटी जो भी है, वो उसकी आंदोलन हुई, उसका परिणाम देखने को मिला और सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। सरकार इस मामले में सकारात्मक काम करेगी, ऐसा हम एक उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो पहलू है, उसके ऊपर तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। जहाँ ड्राइवर अपने देश में कितने एजुकेटेड है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने उनके पास करप्शन माइनस ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सारा मामला इसमें आता है। लेकिन इसी में सरकार की कोई ध्यान नहीं है और इसलिए सरकार ये एक प्रावधान अभी सामने आया। पता नहीं बिल्कुल। ऐसे कितने प्रावधान होंगे जो भारतीय दंड संहिता में भविष्य में सामने आ सकते हैं और जिसका कड़ा विरोध हो सकता है। क्यों कड़ा विरोध इसमें हो सर सकता है, इसका एक कारण मैं बताता हूँ। कारण ये है कि ये जब तीनों कानून जब संसद में पास हुए, तो इसमें कोई बहस नहीं हुई। पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि सारा अपोजिशन लगभग सदन से बाहर बाहर कर था। दिया गया था। उसको तड़ीपार किया गया और फिर बिल्कुल। बच्चे-खुच्चे जो थे वो खुद बाहर चले गए। तो हुँ। एक तरफ से केंद्र की सरकार ने बहुत बड़ा एक गलत काम इसलिए किया है कि ये तीनों कानून बिना डिस्कशन से पारित किए हैं। अब मैं इसका परिणाम बताता हूँ, परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि ऐसे कानूनों को चैलेंज किया जाएगा। मुझे लगता है, मेरी जानकारी के मुताबिक हाल ही में किसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और ये जो तीनों कानून बनाए हैं, उसको चैलेंज किया है। ये एक उसका परिणाम। दूसरा परिणाम, जब कानून गलत तरीके से पास होते हैं, तो कई कानून की प्रक्रिया को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो उससे कोर्ट के ऊपर भी ऐसे मामलों का बोझ बढ़ेगा। तो एक तरफ से कोर्ट के ऊपर जो एक्जिस्टिंग वर्कलोड है, उसमें बढ़ोतरी होगी और ये नया बोझ ये न्याय व्यवस्था के ऊपर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन कानून बनाते वक़्त उसके अच्छे-बुरे पहलुओं की चर्चा नहीं हुई, डिस्कशन नहीं हुआ या जॉइंट कमिटी को रेफर करके उसके ऊपर एक्सपर्ट राय लेकर ये जो काम होना चाहिए था, ये उसमें नहीं हुआ। इसलिए न्यायपालिका के ऊपर भी इसका बोझ पड़ेगा और तीसरा परिणाम ये होगा कि जो नागरिकों के ऊपर, जैसे अभी ड्राइविंग के मामले में ये प्रावधान सामने आया, वैसे अन्य भी प्रावधान जिसमें सजा बढ़ाई गई हो, जिसमें उचित सजा का प्रावधान नहीं किया हो, ऐसे मामलों को लेकर
भविष्य में दिक्कतें आ सकती है, तो एक प्रकार से न्याय व्यवस्था को, नागरिकों को और टोटल सिस्टम को एक नए डेंजर जोन में खड़ा करने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। इसकी बहस आने वाले दिनों में जरूर होगी। सर, इसी मामले में मैं एक और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। भारतीय न्याय संहिता जो भी वर्तमान में बनाई गई है और जिसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने 26 जनवरी का डेट दिया है कि उस दिन नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि 26 जनवरी को होगा या नहीं होगा, लेकिन इससे पहले एक और नया मामला आया है, एक और हम लोग की ध्यान गई है कि न्याय व्यवस्था की आड़ में, न्याय संहिता की आड़ में इसको पुलिसिया तंत्र में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ एक ओर पहले कोई बंदी होता था, कैदी होता था, पुलिस को 24 घंटे के अंदर जो है उसको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान कानून में वो अवधि जो है बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई। इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? यस, यही यही जैसे कहा आपने, ये दूसरा प्रावधान अभी आपने सामने लाया। समय के अभाव के कारण मैं डिटेल में इसलिए नहीं गया, लेकिन जैसा ये जी, जी। दूसरा प्रावधान है। अभी जो न्याय व्यवस्था की जो प्रक्रिया है, वो नागरिकों के मूलभूत अधिकार को बचा के रखने वाली है। इसलिए अगर किसी ने भी, पुलिस ने, कोई भी जांच एजेंसी ने किसी भी नागरिक को अरेस्ट किया, तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायिक अदालत के सामने, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने हाजिर करना पड़ता है। अभी इसमें जो कालावधि बढ़ाने का फैसला इस नई न्याय संहिता में किया है, ये वही आपने जो बात कही, एक तरफ से जो अभी वर्तमान सिस्टम के अंदर, व्यवस्था के अंदर, ये जो कानून का राज नहीं है, बल्कि नागरिक की सुरक्षा का राज है, इसको पुलिस स्टेट में तब्दील करने का मैकेनिज्म, ये न्याय संहिता के पीछे दूसरा षड्यंत्र केंद्र के सरकार का है और इसीलिए इसका ये पीरियड बढ़ाया गया है। अब वैसे ये पीरियड कई दूसरे कानून के में भी है, जैसे यूएपीए कानून वगैरह होते हैं, वैसे बिल्कुल। इन कानूनों में है। फिर भी ये आम तौर पर अगर सारे कानूनों में इस तरह का प्रावधान किया, तो एक तरह ये वर्तमान भारत, ये संवैधानिक स्टेट नहीं रहेगा, ये पुलिस स्टेट बनकर रहेगा, ये पुलिस व्यवस्था का स्टेट बन के रहेगा और इससे जांच एजेंसियों को अनलिमिटेड अधिकार मिलेंगे, अनलिमिटेड अधिकार मिलेंगे, जिसका दुरुपयोग होगा, जिसके कारण नागरिकों की सुरक्षा और आजादी खतरे में पड़ेगी। जो केंद्र या राज्यों की सरकार चाहे, वो अपने किसी भी विरोधियों को, किसी भी विरोधी लोगों को वो जेल में डालने का एक तरफ से लाइसेंस अपने हाथ में लेना चाहती है। ये नागरिक के मूलभूत अधिकारों का हनन होगा, जो भारतीय संविधान के धारा आर्टिकल कलम 21-19 के तहत ये नागरिकों को मिला है, उसका ये टोटल उल्लंघन होगा, हनन होगा। और मैंने कहा है कि एक तरफ से ये पूरा भारतवर्ष एक कानून के दायरे में लाकर एक सरकार का खुला जेल बनाने का षड्यंत्र, इस तीनों कानून के पीछे की मंशा ये केंद्र सरकार की है। और आज बहुत कुछ कम लोग समझते होंगे, लेकिन बहुत जल्दी अगर ये लागू हुआ, वैसे आपने कहा कि 26 जनवरी, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने बड़े कानून लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था बनानी पड़ती है। वो व्यवस्था अभी तक नहीं बनी है, देश भर बनानी पड़ती है। अब जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट इसमें लाने हैं, तो कई सारे स्टेट्स का भी प्रॉब्लम है, तो 26 जनवरी को तो पॉसिबल नहीं होगा। ये व्यवस्था लागू करने के बाद ही, और मैंने कहा ना
कि ये ट्रक ड्राइवर के भी जो आपने प्रावधान बताए, उस पर जब सरकार को बैकफुट पर जाने पर मजबूर होना पड़ा है, तो कई सारे ऐसे प्रावधान होंगे जिनको कोर्ट के सामने चुनौती दी जाएगी और सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। लेकिन इससे सरकार की मंशा जो है वो गलत है। नीति और नियत दोनों में खोट है, गलत है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। चलते चलते सर एक आखिरी सवाल, पिछले कुछ दिनों के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखें तो वो यस, सरकार के सीधे सीधे पक्ष में खड़ी दिखाई देती है। ऐसे जी। में ये कैसे उम्मीद किया जाए, और इधर संजय किशन कौल साहब ने जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट से अभी जस्ट रिटायर हुए हैं, उन्होंने ये अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो न्यायपालिका दबाव में रहती है। कई देशों में ये देखने को मिला है, भारत में भी ये देखने को लगा है और इसीलिए जब कोई सरकार पूर्ण बहुमत से या जरूरत से ज्यादा बहुमत से होती है, तो नेचुरली ऐसे सरकार के फैसले बहुत से कानून विरोधी होते हैं। एक तरफ का इसको हम लॉ की भाषा में एक न्यू डिस्पोटिज्म कहते हैं। एक नई व्यवस्था निर्माण करती है जो कानून के विपरीत होती है, कानून के खिलाफ होती है। ऐसे हालत में ऐसे कानूनों को या सरकार की हरकतों को जहाँ जुडिशरी के अलावा कोई चैलेंज करने की व्यवस्था नहीं है, तो एक तरफ के बोझ तो बढ़ता है, लेकिन दबाव भी बढ़ता है। दबाव इसलिए बढ़ता है कि जरूरत से ज्यादा बहुमत मिलने पर सरकारें अनलिमिटेड गवर्नमेंट की तरफ जाती है, अनलिमिटेड पावर की तरफ बढ़ती है और जब वो अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल करती है, तो जुडिशरी के भी थोड़ा बैकफुट पे जाने का डर पैदा होता है, क्योंकि आखिर जुडिशरी भी उसी समाज में ऑपरेट होती है, सिस्टम में ऑपरेट होती है, देश में ऑपरेट होती है, वहाँ इस तरह का माहौल बना रहता है। तो नेचुरली जजेस के दिलो दिमाग पर भी उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। देखो, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, तो कई जजों के फैसले भी विपरीत है। जैसे बौरी देवी के मामले में भी एक फैसला आया था, वो भी जाति व्यवस्था को लेकर आया था। इंडिया में जेल सिस्टम है, जेल मैनुअल है, उसके ऊपर भी जातीयता का बड़ा बड़ा प्रभाव है। इसलिए जेल मैनुअल अभी भी जेल में जातीयता के आधार पर काम देने का काम करते हैं, जिसको हाल ही में 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को इसके बारे में नोटिस किया। उसमें महाराष्ट्र में भी है और जवाब देने को कहा है इन राज्यों को कि जेल में भी जाति के आधार पर अगर काम का बंटवारा करते हैं तो ये कानून का राज नहीं है। खास करके जेल में सफाई का काम नीची जाति के ही लोगों को दिया जाता है, खाना बनाने का काम ऊंची जाति के ही लोगों को दिया जाता है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे नॉर्थ इंडिया के स्टेट में हो। इन स्टेटों में भी ये जाति का भेदभाव सरकारी जेलों में ये नजर आता है। वहां भी जेल भी जाति से मुक्त नहीं है। ये ऐसे बड़े पैमाने पे नजर आता है। तब ये जजेस के मेंटालिटी के ऊपर भी इसका असर होता है। जो मैंने कहा ना, अंग्रेजों के जमाने में मनुस्मृति के आधार पर नवीन डोम के फैसले में जो जज फैसला देता था कि नीची जाति को इज्जत ही नहीं होती है, इसलिए बेइज्जत होने का कोई सवाल नहीं, उसी तरह मानसिकता वाले लोग जजेस हमने राजस्थान में जयपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बवरी देवी मामले में भी देखे हैं, कई एट्रोसिटी के मामले में भी देखे हैं। कुछ जजेस रामायण महाभारत स्कूल में कॉलेज में पढ़ाना चाहिए या वकालत करने वाले, उनके मानसिकता के भी नजर आते हैं। या जो जजेस कहते हैं कि मोर की नई पीढ़ी कैसे पैदा होती है, तो आंख से टपकने वाले आंसू से पैदा होती है। ये जो मानसिकता वाले जजेस है, इन जजेस के मानसिकता को भी बढ़ावा मिलता है, ताकत मिलती है
और इसीलिए जो हाल ही में जो रिटायर्ड हुए जजेस ने, जस्टिस कौल, इन्होंने अपने इंटरव्यू में जो कहा और बिल्कुल सच है कि बेलगाम सरकारें होती है तो जुडिशरी के ऊपर भी दबाव आता है। ये सच्चाई है, कोई गलत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे अगले एपिसोड में हम जेल व्यवस्था पर, जेल Yes. मैनुअल पर चर्चा करेंगे। कैसे उसमें आधिकारिक रूप से जो है जातीय भेदभाव होता है, जिसकी निगरानी जेल जो है अमूमन कोर्ट के अधीन माना जाता है कि कोर्ट के अधीन कोई भी जब कैदी को बंदी किया जाता है तो वो कोर्ट के आदेश पर होता है। तो कोर्ट ने पिछले 70-75 सालों में इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये विस्तृत चर्चा करेंगे जेल मैनुअल्स को लेकर। अलग-अलग राज्यों में जेल मैनुअल क्या है, उसमें क्या कहती है? क्या कोर्ट के द्वारा ही जातीय भेदभाव हो रहा है, वो भी आधिकारिक रूप से? हम सुरेश माने साहब से अगले एपिसोड में इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छी राय रखी और बताया कैसे आगामी आने वाले दिनों में जैसे ही भारतीय न्याय संहिता लागू होगी या उसका नोटिफिकेशन लागू होगा, न्यायपालिका पर दबाव बढ़ जाएगा। कई तरह की याचिकाएँ दायर होंगी, जो जनता के हित में होंगी और तत्काल इस पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिख रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। जी, धन्यवाद। शुक्रिया आपका।